नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी का अध्याय 1। अध्याय 1 आज स्टार्ट करेंगे हम। जैसा कि मैंने आज प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि बायोलॉजी का सिलेबस कैसे कैसे है, वो किस किस प्रकार से है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट का अध्याय 1। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, जिसमें आता है हमारा जनन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया हमारे यूनिट फर्स्ट का जनन, जिसमें आते हैं हमारे अध्याय 4 अध्याय आते हैं। 4 अध्याय में हम आज फर्स्ट अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर अध्याय फर्स्ट स्टार्ट करेंगे आज हम। यहाँ पर अध्याय फर्स्ट है यहाँ पर जीवों में जनन। जीवों में जनन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अध्याय फर्स्ट, जीवों में जनन। जीवों में जनन कैसे होता है उससे पहले जानते हैं हम इसके बारे में बेसिक जानते हैं। बेसिक क्या होता है? जैसे बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं इसे बायोलॉजी। बायोलॉजी नहीं होता है, बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी जिसे बोलते हैं हम जीव विज्ञान। इंग्लिश में बोलते हैं इसे बायोलॉजी, BIOLOGY। कुछ लोग बोलते हैं इसे बायोलॉजी। बायोलॉजी नहीं होता है, ये बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी जो होता है वो 2 भागों में मिलकर बढ़ता है। पहला होता है बायोस, दूसरा इसे इस भाग में बांट देते हैं, ये हो जाता है लॉजी। हो गया बायोलॉजीज। अब ये 2 भागों में बंटने के बाद में बायोस को बोलते हैं हम लिविंग, इसे बोलते हैं हम लिविंग्स, ऐसे बोलते हैं हम टू स्टडी। लिविंग्स का मतलब होता है सजीव। टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन बोल देते हैं इसे, अध्ययन। तो सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? हमारा सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों का सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? हमारा बायोलॉजी। ठीक है, इतना हो गया। बायोलॉजी क्या कहलाता है? सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। इसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, वो बायोलॉजी होता है। तो हम अब यहाँ पर देखते हैं बायोलॉजी के जनक कौन थे। बायोलॉजी के जनक तो यहाँ पर बायोलॉजी के जनक आते हैं अरस्तु। बायोलॉजी के जनक थे अरस्तु। इन्होंने 2 विज्ञान लिखी थी। इन्होंने 2 विज्ञान लिखी थी। पहली लिखी थी इन्होंने प्राणी जगत, प्राणी विज्ञान लिखी थी इन्होंने पहली, प्राणी। ये होगी प्राणी विज्ञान। दूसरी लिखी थी उन्होंने भ्रूण विज्ञान। ये हो गई यहाँ पर 2 विज्ञान हो गई इनकी। प्राणी विज्ञान में तो हम ये सब आ जाता है, लेकिन भ्रूण विज्ञान क्या होता है? तो भ्रूण विज्ञान होता है हमारा युग्मन से
भ्रूण। युग्मनज से भ्रूण बनने तक की क्रिया जो भी उसमें होती है वो भ्रूण विज्ञान कहलाती है। जैसे इसके मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, परिभाषा। युग्मनज से भ्रूण बनने में जो भ्रूण युग्मनज से भ्रूण बनने में जो बीच में अवस्थाएं या क्रियाएं होती हैं वे भ्रूण विज्ञान कहलाती हैं। तो युग्मनज से लेकर भ्रूण बनने तक की अवस्था, भ्रूण बनता है तो उनके बीच में कोई क्रिया होती हैं। ऐसे जब युग्मनज होता है तो युग्मनज से जो क्रिया होगी भ्रूण बनने में, जैसे इसके बीच में आती है जो क्रिया होंगी वो ऐसे ब्लास्टुला होता है, ओव्यूटुला होता है, और ब्लास्टुला होता है, ग्रेस्टुला होता है। जो कई अवस्थाएं आती हैं वो सब भ्रूण विज्ञान कहलाती हैं। तो ये हो गया हमारा भ्रूण विज्ञान और प्राणी विज्ञान, ये दो हो गए कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं जीवों में जनन, जिसमें आता है हमारा सबसे फर्स्ट आता है इसमें जीवन अवधि। तो इसे हम रफ कर देते हैं। हाँ, तो ये सिंपली रफ हो गया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जीवन अवधि, लाइफ स्पैन। जीवन अवधि, जीवन अवधि क्या होती है? तो किसी की प्राकृतिक जन्म से लेकर, किसी के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। जैसे किसी का जन्म हुआ और जन्म के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद यंगावस्था, यंगावस्था के बाद बुढ़ापावस्था यानी कि वृद्ध अवस्था, वृद्ध अवस्था आने के बाद रहती है उसकी मृत्यु। तो जो जन्म हुआ, जन्म से लेकर जब तक उसकी मृत्यु हुई तब तक के समय को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। तो वो मिनिमम मनुष्य की हो सकती है 60 वर्ष। तो मैं यहाँ पर जीवन अवधि की डेफिनेशन ले देता हूँ कि जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही जीवन अवधि कहते हैं। तो यह हुई इसकी डेफिनेशन। किसी के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही क्या कहते हैं? हम जीवन अवधि कहते हैं। तो ये कुछ एनसीईआरटी में हमें चित्र दे दिए गए हैं कि उनकी जीवन अवधि लिखिए। तो उनकी जीवन अवधि कुछ इस प्रकार है। जैसे हाथी की पूछी गई है, हाथी की लाइफ स्पैन क्या है, जीवन अवधि क्या है? गुलाब है एक, केले का पेड़ दिया गया है, केला, और एक दिया गया कुत्ता, और एक दिया गया है कुत्ता दिया गया है, और बहुत से चित्र दिए गए हैं। जैसे गाय भी दी गई है, तितली भी दी गई है, और कौवा भी दिया गया है। लेकिन हम इनकी ही लिख देते हैं, बाद में अपने किताब में देखकर खुद लिख लेना। हाथी की होती है 60 से 70 वर्ष, गुलाब की होती है 5 से 7 वर्ष, केले की होती है
25 वर्ष और कुत्ते की भी 25 वर्ष होती है। इसमें एक और आता है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट वो आता है बरगद का पेड़। बरगद की लाइफ स्पेन पूछी जा सकती है। बरगद की होती है 200 से लेकर 300 वर्ष तक। सबसे अधिक बरगद की होती है, जीवन अवधि सबसे अधिक बरगद की होती है। बरगद का पेड़ सबसे ज़्यादा साल जीता है। वैसे नष्ट कभी भी हो जाए इसका मतलब नहीं है, ऐसा भी हो सकता है हाथी 60 ही साल तक नहीं जिएगा, 70 तक नहीं जिएगा, वो कभी भी ऐसा भी हो सकता है 45 में ख़त्म मर जाए, 45 में उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। गुलाब की 7 वर्ष तो रही है, केला की 25 वर्ष तो रही है, क्या पता 25 वर्ष से पहले 15 वर्ष या 10 वर्ष में 10 मान लो 10 वर्ष में नष्ट हो जाए, 10 वर्ष में इसकी यानी कि नष्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये निश्चित नहीं होती है इसमें इसकी निश्चित नहीं होती है। यहाँ पर इतने वर्ष जी सकते, इतने वर्ष इनकी उम्र होती है लेकिन निश्चित नहीं होती है। मनुष्य की 60 वर्ष हो सकती है, तो ये तो नहीं ना कि 60 ही वर्ष जिएगा तभी मरेगा। 60 वर्ष से पहले भी उसकी मृत्यु हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। ये उस माना गया है, ये सब उसकी जीवन अवधि मानी गई है। तो ये हो गया हमारा जीवन अवधि। अब हम स्टार्ट करते हैं जनन। तो हम इसे रफ कर देते हैं। तो सिंपली रफ हो गया, हम स्टार्ट करते हैं जनन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर जनन, रिप्रोडक्शन। अब जनन इसमें पढ़ेंगे हम जनन क्या होता है, जनन क्यों होता है, जनन कितने प्रकार का होता है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनन क्या होता है। तो जनन इसमें आता है हमारा रिप्रोडक्शन 2 शब्दों से पार्ट कर लिया जाता है, री और आता है हमारा प्रोडक्शन। ये हमारा 2 शब्दों से बांट कर लिया है, री और प्रोडक्शन, तब बनता है हमारा रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब होता है यानी कि उत्पाद, प्रोडक्शन उत्पाद, निर्माण एक चीज़ हो सकता है, उत्पाद हो सकता है इसका, और एक और होता है निर्माण, इसका होता है अगेन यानी कि वापस। इसका एक होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इसका होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यह होता है। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इसका मतलब होता है जैसे किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, क्या है वो, उसने क्या किया, उसका निर्माण किया, उत्पाद किया, उसका प्रोडक्ट का उत्पाद किया उसने, कंपनी ने। भाई ऐसे मान सकते हैं कोई जनक है, उसने अपनी संतान उत्पन्न की, तो हाँ उसका क्या हुआ, वो प्रोडक्ट हुआ। क्या हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ। इसने भी बड़े होकर एक संतान उत्पन्न की, वो भी इसका क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। तो ये सब लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो जनक संतान उत्पन्न करता है, वही होता है हमारा प्रोडक्ट। इसमें समझते हैं प्रोडक्ट हो गया। तो जनन क्या होता है, एक जीव जब कोई एक जीव अपने ही समान जब कोई एक जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है। जब कोई एक ही जीव होगा, एक जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा वो जनन कहलाता है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ एक ही है, अपने ही समान, ये याद रखना है। अगर हम बोलते एक जीव संतान उत्पन्न करता है, कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसमें यही याद रखना है,
एक जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है वो कहलाता है हमारा जनन। अब जनन क्यों आवश्यक है? जनन क्यों आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? और आवश्यकता इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि जनन अस्तित्व के कारण सही संतति बार बार उत्पन्न करेगा तो उसमें उसका अस्तित्व रह जाएगा। कुछ ऐसे भी जीव हैं अभी कि विलुप्त हो गए हैं, उनका अस्तित्व भी नहीं, क्योंकि उनमें जनन प्रक्रिया जो थी कम थी, इसलिए उनका अस्तित्व विलुप्त हो गया। जनन की आवश्यकता है अस्तित्व के कारण। किसके कारण? अस्तित्व के कारण। तो ये हो गया हमारा जनन क्या होता है। जनन क्या होता है यानी कि एक जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। जनन क्यों आवश्यक है? अस्तित्व के कारण जनन आवश्यक है। अब हमारा आता है जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं जनन। एक फर्स्ट होता है अलैंगिक जनन, और सेकंड होता है हमारा लैंगिक जनन। तो जनन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक होता है, एक लैंगिक होता है। तो ये अब हम इसमें रब कर देते हैं क्या होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में जो होता है वो एक जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है, लेकिन लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, नर व मादा। अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनते हैं। अलैंगिक जनन में जो होते हैं वो युग्मक नहीं बनते हैं, निषेचन भी नहीं होता है। युग्मक नहीं बनते हैं इसमें, और ना ही इसमें निषेचन होता है। अलैंगिक जनन में ना ही युग्मक बनते हैं, ना ही इसमें निषेचन की क्रिया होती है। लेकिन लैंगिक जनन में होता है, लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, युग्मक बनते हैं और निषेचन की प्रक्रिया भी होती है। अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन की परिभाषा में से लिख सकते हैं यहाँ पर, अलैंगिक जनन। इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इस प्रकार के जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है जो अपने समान संतान उत्पन्न करती है तथा उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। ये हो गई हमारी अलैंगिक जनन की परिभाषा। तो क्या होता है इसमें? अलैंगिक जनन इस प्रकार के जनन में, इस
प्रकार के जनन में एक ही जनक की, टोटल क्या होती है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है जो अपने समान, अपने ही हूबहू अपने ही समान संतति उत्पन्न करती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये हो गई एक कलिका, इसमें से निकलता है, कली निकलती है, ये हो गया इसका केंद्र। अब धीरे धीरे ये बड़ी होती चली जाएगी और कुछ समय बाद अपने जनक से अलग हो जाएगी और अपने ही जनक का दूसरा रूप ले लेगी। तो इससे ये हुई, इससे ये बड़ी, इससे ये बनी, इससे ये और फिर इससे ये, यानी कि ये प्रक्रिया अलैंगिक जनन की होगी जो अपने ही समान, इसने अपने ही समान संतति उत्पन्न करके दोनों एक ही जैसी हो गई, हूबहू अपने ही जनक के समान संतान उत्पन्न करना अलैंगिक जनन होता है। और इन्हें हम दोनों एक ही जैसी होती हैं तो हम इन्हें क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। और इसमें अलैंगिक जनन की 6 विधियाँ होती हैं। अलैंगिक जनन 6 विधियों में पूर्ण होता है।